Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, Government GHG PG College, बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च यूनिट 3, जिसमें मेरा टॉपिक है विपणन शोध कार्य के प्रति संगठनात्मक दृष्टिकोण। विपणन शोध कार्य के प्रति संगठनात्मक दृष्टिकोण, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस टूवर्ड्स मार्केटिंग रिसर्च फंक्शन। तो देखिए, इसको जो है विपणन शोध कार्य के संगठनात्मक दृष्टिकोण को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है कंपनी विपणन शोध के कार्यों को संपन्न करने की जिम्मेदारी एक विभाग विशेष को सौंप सकती है। ऐसे विभाग में एक या अधिक व्यक्ति शोध कार्य के लिए पूर्णतः जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कंपनी है विपणन शोध को अगर संपन्न करना चाहती है तो उसकी जिम्मेदारी एक विभाग या विशेष को सौंप सकती है ना। ऐसे विभाग में एक या अधिक व्यक्ति के कार्य के लिए पूर्णतः जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों या विभाग के पास शोध कार्य के अलावा और कोई मुख्य जिम्मेदारी नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति या विभाग के पास शोध कार्य के अलावा जो है जिम्मेदारी नहीं होती है, और अन्य शब्दों में यह विभाग ऐसे व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है जिनका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो किसका होता है? शोध का होता है। अर्थात वो केवल शोध का ही कार्य करता है, कोई अन्य कार्य नहीं करता है। तो ये विपणन शोध कार्य के जो प्रति संगठनात्मक दृष्टिकोण है, ये इसका पहला चरण है कि जो है विपणन कार्य, जो शोध कार्य है, उसको संपन्न करने की जिम्मेदारी कोई एक विभाग लेता है या कोई विशेष व्यक्ति ले लेता है। अब जो है विभाग या जो एक या अधिक व्यक्ति जो शोध कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, है ना। क्यों जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं? क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं रहता, केवल कौन सा काम करता है? वो शोध कार्य का काम करता है, शोध कार्य का जो है काम करता है, इसलिए जो है उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब यह विभाग ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जाता है जिनका संपूर्ण उत्तरदायित्व किस पर होता है? शोध कार्य पर होता है। नेक्स्ट दृष्टिकोण है कंपनी विपणन शोध कार्य की जिम्मेदारी रेखा या स्टाफ अधिशासी की बना सकती है जिनके पास अन्य मुख्य जिम्मेदारी का कार्य नहीं है। तो देखिए, इसमें क्या कहा है कि जो कंपनी है विपणन शोध कार्य की जिम्मेदारी जो है रेखा या स्टाफ अधिशासी की बना सकते हैं, जिसके पास जो है कोई मुख्य जिम्मेदारी का नहीं होता है। अन्य शब्दों में विपणन शोध को पार्ट टाइम उत्तरदायी बनाया जा सकता है। यह कार्य ऐसे लोगों को दिया जा सकता है जिनको दूसरे उत्तरदायित्व भी दिए गए हों। नेक्स्ट दृष्टिकोण है कि विपणन शोध कार्य अन्य बाह्य तत्वों को सौंपा जा सकता है जो इस कार्य में क्या रखता हो? विशेषज्ञता रखता हो। यदि विपणन शोध संगठन आंतरिक रूप में संपन्न किया जाता है तो इससे अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसके प्रथम लाभ बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो प्रथम लाभ क्या है? जो आंतरिक जो है हम संगठन करते हैं उसका, तो आंतरिक शोध संगठन में आंतरिक शोध संगठन में संगठन से कार्यरत व्यक्ति आंतरिक शोध संगठन से कार्यरत व्यक्ति फर्म की स्थिति तथा समस्याओं से बेहतर रूप में परिचित होते हैं। मतलब जो हम आंतरिक शोध संगठन जो अपनाते हैं उसमें जो कार्यरत व्यक्ति होते हैं वो फर्म की स्थिति तथा समस्याओं से जो है परिचित होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब से क्या होता है? परिचित होता है। अतः वे शोध कार्य को निश्चित रूप में अच्छी तरह से कर सकता है। अब द्वितीय लाभ
फर्म की गोपनीयता तथा सुरक्षा बनी रहती है, मतलब शोध कार्य में संलग्न व्यक्तियों का जो है अन्यत्र भी प्रयोग किया जा सकता है। द्वितीय है शोध कार्य में संलग्न व्यक्तियों का अन्यत्र भी प्रयोग किया जा सकता है। है ना, अन्यत्र भी प्रयोग किया जा सकता है। तृतीय लाभ है फर्म की गोपनीयता जो है सुरक्षित रहती है। फर्म की गोपनीयता बनी रहती है। ना, जो तृतीय लाभ है वो है फर्म की जो है गोपनीयता तथा सुरक्षा बनी रहती है, जबकि बाह्य शोध की दशा में संस्था की सुरक्षा जो है कि इसमें खतरे में पड़ सकती है। चौथा, शोध कार्य की किस्म को निश्चित रूप से अच्छा बनाने का प्रयास किया जा सकता है। जो शोध कार्य है ना, शोध कार्य को निश्चित रूप से अच्छा बनाने का प्रयास किया जा सकता है। है ना, तो ये चार जो है लाभ होते हैं। हम आंतरिक संगठन जब शोध कार्य में आंतरिक संगठन जब अपनाते हैं तो हमें तो सबसे पहले लाभ होता है आंतरिक शोध संगठन से कार्यरत जो व्यक्ति होता है वो फर्म की स्थिति तथा समस्याओं से जो है बेहतर रूप में परिचित होता है, जिससे वे शोध कार्य को निश्चित रूप से अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब दूसरा लाभ ये प्राप्त होता है कि शोध कार्य में संलग्न व्यक्ति जो है से हम अन्यत्र जो है काम शोध कार्य के अलावा और काम करवा सकते हैं। ठीक है, तीसरा है कि फर्म की गोपनीयता बनी रहती है ना, फर्म की गोपनीयता तथा सुरक्षा बनी रहती है, जिससे बाह्य शोध की दशा में संस्था की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। चतुर्थ है शोध कार्य की किस्म है ना, शोध कार्य की किस्म को निश्चित रूप से अच्छा बनाने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि फर्म का शोध संगठन पर पूर्ण नियंत्रण रहता है ना। यदि व्यावसायिक संस्था विपणन शोध संगठन के कार्य को बाह्य रूप से संपन्न कराती है तो इससे निम्न लाभ प्राप्त होता है। अब तो ये बात कर लिए हम आंतरिक रूप का, है ना। अब चार लाभ होते हैं जब हम आंतरिक रूप से जो है शोध कार्य का संगठन बनाते हैं। अब बाह्य रूप से जब हम बनाते हैं तो बाह्य रूप से शोध कार्य संगठन संरचना तो जब हम बाह्य रूप से शोध कार्य संगठन संरचना बनाते हैं तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, पहला लाभ तो है कि फर्म के शोध कार्य की लागत काफी कम आती है। ठीक है, पहला लागत कम आती है। अर्थात फर्म के शोध कार्य में जो लागत लगती है बाह्य में, है ना, वो कम आती है। ठीक है, क्योंकि हम जो है बाह्य रूप से हम शोध कार्य कराते हैं, कोई शोध एजेंसी है उससे, है ना, तो उससे लागत कम आती है। व्यावसायिक संस्था चाहे जब शोध एजेंसी का प्रयोग कर सकती है, जबकि आंतरिक संगठन की दशा में फर्म के लिए शोध विभाग को वर्ष भर बनाए रखना काफ़ी महंगा सिद्ध हो सकता है ना, क्योंकि अगर शोध एजेंसी है तो हम ज़रूरत पड़ने पर ही उसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अगर ज़रूरत नहीं है तो हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब बंद करा देंगे। लेकिन जो आंतरिक रूप से शोध विभाग है उसको हमें चाहे कार्य हो या ना हो, हमें उसको जो है साल भर कंटिन्यूटी लगातार बनाना
बनाए रखना होगा, जिससे लागत में वृद्धि आती है ना। और जहाँ लागत में वृद्धि आती है फिर मूल्यों में भी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो जब हम बाह्य एजेंसी से या शोध एजेंसी से जो हम काम कराते हैं तो शोध कार्य संगठन संरचना जो है इसमें लागत क्या होती है, कम आती है। फिर नेक्स्ट है, फर्म विभिन्न शोध विशेषज्ञों का लाभ उठा सकती है। फर्म विभिन्न शोध विशेषज्ञों का लाभ उठा सकती है। अब देखिए, चूंकि फर्म जो है बाह्य एजेंसी है ना, बाह्य शोध एजेंसी का जो है प्रयोग करी है, तो जरूरी नहीं कि एक ही एजेंसी है वहाँ पर जो है शोध कार्य करे। बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं अलग अलग, जैसे थोड़ा समय के लिए अलग से, थोड़ा समय के लिए अलग से, इस तरीके से जो है बहुत सारे जो है विशेषज्ञों का लाभ उठा सकते हैं। एक फर्म के लिए यह संभव नहीं कि वह अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ क्या कर सके, नियुक्त कर सके। वह बाह्य शोध की दशा में फर्म की यह समस्या समाप्त हो जाती है और वह शोध एजेंसी के विशेषज्ञों की जो सेवाएं हैं उसका लाभ उठा सकती है। क्योंकि जब हम आंतरिक रूप में करते हैं, शोध विभाग जो है बनाते हैं, तो उसमें एक विशेषज्ञ ही होते हैं, है ना, जिसको हमको पूरा साल भर के लिए नियुक्त करके रखना होता है। लेकिन जब हम बाह्य शोध एजेंसी का प्रयोग करेंगे तो अलग अलग विशेषज्ञों से हम राय ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और अपना कार्य करवा सकते हैं। ठीक है। तीसरा है, पर्याप्त लोचशीलता बनी रहती है। तीसरा जो लाभ होता है वो है पर्याप्त लोचशीलता बनी रहती है। पर्याप्त लोचशीलता बनी रहती है। पर्याप्त लोचशीलता बनी रहती है। तो इसके अंतर्गत जो है फर्म आवश्यकता अनुसार शोध विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकता है ना। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमें अगर एक विशेषज्ञ का कार्य पसंद नहीं आया तो हम दूसरे विशेषज्ञ के पास जा सकते हैं। मतलब स्थिरता नहीं रहती, लेकिन जब आंतरिक हम शोध कार्य के लिए शोध विभाग खोलते हैं तो उसमें स्थिरता होती है। अर्थात चूंकि शोध विभाग में हम एक विशेषज्ञ की नियुक्ति कर देते हैं और हमें कार्य भी उन्हीं से कराना होता है, इसलिए हमारा जो है स्थिर बनी रहती है, कार्य क्या होता है, स्थिर। लेकिन जब हम बाह्य शोध एजेंसी का प्रयोग करते हैं, बाह्य संगठन का प्रयोग करते हैं, तो कार्य में लोचशीलता बनी रहती है। पर्याप्त लोचशीलता क्या होती है, बनी रहती है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट है, शोध कार्य सभी प्रकार की भावनाओं तथा उकसाने वाली प्रवृत्तियों से दूर होता है। चौथा जो लाभ होता है वो है शोध कार्य सभी प्रकार की भावनाओं तथा उकसाने वाली प्रवृत्तियों से दूर रहती है। ठीक है। शोध कार्य जो है, जो चौथा लाभ है बाह्य संगठन का, वो है शोध कार्य सभी प्रकार की भावनाओं तथा उकसाने वाली प्रवृत्तियों से क्या होती है, दूर रहती है। अतः शोध कार्य प्रायः शुद्ध होता है ना। उसके निष्कर्षों पर फर्म द्वारा विश्वास किया जा सकता है। अब देखिए, शोध कार्य स्वयं किया जाए या बाह्य फर्मों की सहायता ली जाए, यह निर्णय निम्न 7 घटकों पर द्वारा किया जाना चाहिए। अब देखिए, हमारे पास सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि हम शोध कार्य स्वयं करें या बाह्य फर्मों की सहायता ले, है ना। स्वयं कार्य करें या बाह्य फर्मों की सहायता ले।
सहायता ले। ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो ये 7 जो है घटक होते हैं जिसके द्वारा यह डिसीजन लिया जाता है कि हमें स्वयं करना चाहिए या बाह्य फर्मों का सहायता लेना चाहिए। तो 7 जो घटक है, 7 घटक, जिसे ये पता चल जाएगा कि हम स्वयं कार्य करेंगे या बाह्य फर्मों की स्थापना करेंगे, मतलब बाह्य फर्मों की सहायता लेंगे। तो इसमें पहला है आर्थिक घटक। आर्थिक घटक, तो क्या बाह्य एजेंसी ज्यादा मितव्ययिता के साथ सूचनाएं प्रदान कर सकती है ना? ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है आर्थिक घटक। अब उसमें जो है कितना व्यय लगता है, कम लगता है या ज़्यादा लगता है ना? क्या एक जो है विश्वास पात्र होता है जो बाह्य एजेंसी होता है वो, जो हमें सच्ची जो है सूचना प्रदान कर सके, है ना? दूसरा है विशेषता, ठीक है। क्या आंतरिक रूप से वांछित विशेषज्ञता उपलब्ध है ना? मतलब जो हमारा आंतरिक, जब हम स्वयं जो है फर्म का स्वयं जो शोध का कार्य करते हैं, एक शोध विभाग होता है, तो उसमें जो विशेषज्ञ होते हैं, है ना, क्या वो वांछित होता है, अनुभवी होता है, योग्यता वाले होते हैं। तीसरा है विशेष उपकरण। तो क्या अध्ययन के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है जो वर्तमान में फर्म में उपलब्ध नहीं है ना? नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचार, तो इसके अंतर्गत क्या अध्ययन में संगठन के भीतर गहन विरोधाभास युक्त मुद्दे सम्मिलित है ना? जो संगठन है के भीतर, जो आंतरिक जो है संगठन की बात कर रहे हैं, क्या वहाँ गहन विरोधाभास युक्त मुद्दे सम्मिलित हैं? ये है घटक। हमारे 5वां घटक है वैधानिक या जो है संवर्धनात्मक विचार। वैधानिक या संवर्धनात्मक विचार। वैधानिक या संवर्धनात्मक विचार। तो देखिए, क्या अध्ययन के परिणाम किसी कानूनी कार्यवाही में या संवर्धनात्मक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रयुक्त किए जाएंगे, है ना? क्योंकि इस घटक के आधार पर आधारित है कि कार्य हम स्वयं करें या बाह्य फर्मों की सहायता लें। नेक्स्ट है प्रशासनिक पहलू। प्रशासनिक पहलू, तो क्या वर्तमान कार्यभार एवं समय दबाव वांछित शोध कार्य को पूरा होने से रोक रहा है? यदि हाँ, तो अस्थायी कार्यभार के समाधान हेतु बाह्य एजेंसी की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। गोपनीयता आवश्यकताएं। गोपनीयता आवश्यकताएं, ठीक है। तो देखिए, क्या यह पूर्ण रूपेण आवश्यक है कि शोध कार्य को पूर्णतः गोपनीयता बनाए रखें, है ना? मतलब जो आंतरिक है और जो बाह्य एजेंसी है ना, क्या वो गोपनीयता बनाए रखेगा किसी भी बात को? या फिर शोध कार्य को पूर्णतः जो है गोपनीयता नहीं बना रखा जाएगा? जैसे जैसे शोध कार्य को गोपनीयता रखने की आवश्यकता बढ़ती जाती है, बाह्य एजेंसी के उपयोग करने की वांछनीयता कम हो जाती है। क्योंकि देखिए, अब जो बातें हैं वो गोपनीय होगा, वो अपने विभाग में पता चल जाएगा, शोध विभाग में, क्योंकि वो अपना विभाग होता है ना? तो वहाँ से जो है गोपनीयता की जो स्थिति होती है, कंडीशन होती है, वो ज़्यादा होती है कि बातें गोपनीय होगी। लेकिन जब हम बाह्य एजेंसी से कोई कार्य करवाते हैं, जो शोध एजेंसी है, तो हम निर्भर नहीं हो पाते हैं, है ना? ये यकीन नहीं, विश्वास नहीं कर पाते हैं कि वो हमारी बातों को गोपनीय बना के रखेगा। गोपनीयता होगी कि नहीं होगी हमारी जो कार्यों की, है ना, एजेंसी में, क्योंकि बहुत सारे लोग एजेंसी में कार्य कराने आते हैं,
है ना। तो इस तरीके से जो है गोपनीयता क्या हो जाती है, बाह्य एजेंसी में उनकी जो गोपनीयता की वांछनीयता कम हो जाती है। थैंक यू।